नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज हम लोग फिर से जो है पांचवा चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे जीन पियाजे साहब के बारे में और बैगोस्की के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग के बारे में। किसके बारे में? तो कोहल वर्ग के बारे में, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। चलिए एक नया जोश और जुनून के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और एकदम बारीकी से गहन तरीका से अध्ययन करेंगे इसके बारे में। आइए सबसे पहले बात करेंगे कि कोहल वर्ग जो है कि कौन सा अवस्था दिया है। कोहल वर्ग साहब जो है कौन सा अवस्था दिया है, तो उन्होंने नैतिक विकास के ऊपर जो है अपना विचार रखा है। किसके ऊपर? तो उन्होंने नैतिक विकास के ऊपर अपना विचार रखा है। उन्होंने जो है नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा है। किसने? तो आपको कोहल वर्ग ने। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि कोहल वर्ग साहब कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर इन्होंने बात किया। किसके ऊपर? नैतिक विकास के ऊपर इन्होंने अपना थॉट प्रस्तुत किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इन्होंने नैतिक विकास को कितने भागों में बांटा है। तो नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा है। पहला हो जाएगा आपको पूर्ण पारंपरिक नैतिक अवस्था। क्या? तो पूर्ण पारंपरिक नैतिक अवस्था। दूसरा हो जाएगा पारंपरिक नैतिक अवस्था। तीसरा हो जाएगा उत्तर या पश्च पारंपरिक नैतिक अवस्था। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज जो 4 से 10 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का? 4 से 10 वर्षों का होता है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद आ जाएंगे पारंपरिक अवस्था पे। कॉन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 होगा। उसके बाद पश्चात पारंपरिक अवस्था में जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, जो 13 से लेके ऊपर तक जो है लगभग 17 से 18 वर्षों तक का होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि ये अवस्था जो है इनके कितने उप अवस्था हैं। नैतिक विकास के जो है जन्मदाता है कोहल वर्ग साहब ने जो है ये तीनों के उप अवस्थाओं के दो उप अवस्था बताए हैं। कितने? तो इन तीनों अवस्था के दो उप अवस्था बताए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग पूर्ण पारंपरिक अवस्था पे। कोहल वर्ग ने प्रत्येक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। पहला हो जाएगा आपको पूर्ण पारंपरिक अवस्था। क्या? तो पूर्ण पारंपरिक अवस्था जिसका एज है 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष। उसके बाद इसमें दंड तथा आज्ञापालन उन्मुखता इसमें हो जाएगा दंड तथा आज्ञापालन फर्स्ट में। तो दंड तथा आज्ञापालन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को सजा सुनाया जाता है, अगर कोई काम जैसे मान लीजिए हिंज के दुविधा के बारे में हम बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। किसके बारे में? हिंज के दुविधा के बारे में हम लोग बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। तो हिंज क्या किया, जब दवाई चोरी कर लिया तो बच्चा के मन में भ्रम हो गया कि अगर हिंज दवाई चोरी किया है तो उसको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको दंड मिलेगा, उसको सजा दिया जाएगा। इसीलिए जो है बच्चा कभी भी उस कार्य के पीछे नहीं भागेगा जिसमें चोरी हो या कोई अन्य कार्य हो जिसके पीछे वो नहीं भागेगा जिसमें उसको दंड मिले। तो वो क्या होगा, इसमें दंड से जो है वो पीछे हटता रहता है ताकि दंड ना मिले। वो वैसा काम नहीं करने का कोशिश करेगा। कैसा काम नहीं करने का कोशिश करेगा? बच्चा वैसा काम नहीं करेगा जिससे उसे दंड मिले। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे प्रतिष्ठित, शक्तिशाली और माता पिता के प्रति सम्मान दिखाते हैं। मतलब बच्चे जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है, शक्तिशाली व्यक्ति जो है और माता पिता के प्रति सम्मान दिखाते हैं। किस में? तो दंड तथा आज्ञापालन उन्मुखता जो है एक स्टेज है उसमें। किसमें? तो दंड तथा आज्ञापालन उन्मुखता जो है एक स्टेज है, उसमें जो है बच्चे अपने माता पिता के प्रति जो है सम्मान दिखाते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा अपना माता पिता का कहना मानता है, वो जो है उसके लाड़ प्यार दुलार से जो है परिचित रहता है और उनके बातों को वो मानते हैं। उसके बाद आत्म अभिरुचि या सापेक्षवादी, इसको आत्म अभिरुचि या सापेक्षवादी, इसे जो है अदला बदली का जो है अवस्था भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अदला बदली का भी अवस्था बोला जाता है। जैसे को तैसा, इसको क्या बोले जाते हैं? जैसे को तैसा अवस्था भी बोले जाते हैं, बोलते हैं हम लोग।
पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल। इसमें क्या होता है कि बच्चा के मन में एक तरह से भ्रम ये हो जाता है कि हम जितना पढ़ेंगे हमको जो है हमको ही फर्स्ट आना है, सब क्लास में अव्वल आएंगे, सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगी। इसलिए बच्चा वो आंतरिक रूप से नहीं पढ़ता रहता, बल्कि पुरस्कार पाने के लिए बच्चा इसमें पढ़ता है। किसमें? तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो इसमें जो है वो क्लास में फर्स्ट आने के लिए पुरस्कार पाने के लिए बच्चा क्या करता है, तो इसमें जो है आंतरिक मन से नहीं बल्कि पुरस्कार पाने के लिए इसमें बच्चा पढ़ता है। उसके बाद अदला बदली का भाव मजबूत होता है। इसमें क्या होता है, तो अदला बदली का भाव मजबूत होता है। मतलब जैसे आप कोई बच्चा को ले लीजिए, अगर विद्यालय में वो है, अगर किसी से दूसरे बच्चे से लड़ाई हुआ, अगर किसी का पेन उसने चुरा लिया तो वो बच्चा भी क्या करेगा, जिसका पेन वो चुराया है वो बच्चा भी क्या करेगा, तो उसका पेन चुरा लेगा। तो मतलब ये हुआ, अगर मैं जैसे करूंगा मेरे साथ भी उसी हिसाब से सलूक करेगा वो, तो उसमें वो हो गया अदला बदली का भाव। मतलब अगर कोई बच्चा किसी का पेन तोड़ देगा तो वो बच्चा भी इसका पेन तोड़ देगा, तो ये इसमें अदला बदली का भाव हुआ। तो आत्माभिरुचि या सापेक्षवादी हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं पारंपरिक अवस्था पे। किस पे? पारंपरिक अवस्था पे, जो 10 से 13 वर्षों के अंदर आता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड अवस्था पे। किस पे? सेकेंड अवस्था पे, जो पारंपरिक नैतिक अवस्था है। कौन? पारंपरिक नैतिक अवस्था है। तो उसका एज है 10 से 13 वर्ष। कितना एज है? 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग बताया था। इसका जन्मदाता कौन है? तो कोहलबर्ग। कौन है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। इसको लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है लॉरेंस कोहलबर्ग को जो है कैरोल गिलिगन। कौन? तो कैरोल गिलिगन ने इसको कोहलबर्ग के जो है उल्टा, मतलब इसके बातों को नहीं माना। किसने? तो कैरोल गिलिगन ने। इससे क्वेश्चन भी आया है, किसने? कोहलबर्ग साहब के बातों को अवहेलना किया, मतलब इसके बातों को नहीं माना। कैरोल गिलिगन ने इसके बातों को अवहेलना किया, इसके बातों को नहीं माना। इसका कहना है कि जो है लॉरेंस कोहलबर्ग साहब जो है ज्यादा फोकस किया है पुरुषों की अपेक्षा, इसीलिए इसने इनके बातों को अवहेलना किया है। अब हम लोग फिर से यहाँ आ जाते हैं। पारंपरिक नैतिक अवस्था जो 10 से 13 वर्षों की अवस्था होती है। कितने वर्षों की अवस्था होती है? 10 से 13 वर्षों की अवस्था होती है। तो सबसे पहला जो है उपावस्था है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चों में अनुमोदन पाने की क्षमता प्रवृत्ति जो है तीव्र होती है। क्या होती है? बच्चों में अनुमोदन पाने की क्षमता तीव्र होती है, प्रवृत्ति तीव्र होती है। अनुमोदन मीन्स क्या होता है? कोई मेहमान आया तो बच्चा क्या करेगा, सच से जाकर उसके पैर छू लेगा, उसको प्रणाम करेगा और उससे क्या वो आस लगाए रखता है कि हमको कुछ ना कुछ वो दे, उपहार के रूप में कुछ ना कुछ दे। वो क्या करता है? लोभी प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? तो बच्चा लोभी प्रवृत्ति का होता है। किसमें? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की में अनुमोदन पाने की प्रवृत्ति तीव्र होती रहती है। जो दूसरे से जो है अनुमोदन पाना चाहता रहता है, चावसी पाना रहता है, मतलब चेष्टा रहता है, चावसी पाने की चेष्टा जो है प्रबल रहती है। किसमें? तो इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की में। अगर बच्चा जो है क्लास में टॉप करेगा तो उसको क्या मिलेगा? उपहार मिलेगा। वो सोचता रहता है कि हम कैसे जो है नया चीज के बारे में जाने, टॉप करे क्लास में ताकि हमको उपहार मिले। उसके बाद जो है एक दूसरे का सम्मान पाने या सम्मान करने की क्षमता, सम्मान पाने या सम्मान करने की भावना। एक दूसरे का सम्मान जो है करता है, एक दूसरे को जो है सम्मान करेगा तभी तो उसको सम्मान मिलेगा। तो वो क्या होता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की में होता है। मतलब आप जैसे हमसे बात कीजिएगा वैसे भी हम आपसे बात करेंगे। मतलब जिस हिसाब से आप उसके साथ सलूक कीजिएगा उसी हिसाब से बच्चा भी आपके साथ सलूक करेगा। किसमें? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की में। वो एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, ना कि उछाली प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। वो उसमें एक दूसरे का सम्मान पाते हैं, करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे पारंपरिक नैतिक अवस्था का दूसरा उपावस्था है अधिकार संरक्षण उन्मुखता या कानून व्यवस्था अभिमुख। क्या है? अधिकार संरक्षण उन्मुखता या कानून और व्यवस्था अभिमुख। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये हो जाएगा आपको नियम व्यवस्था के प्रति जागरूक। बच्चा क्या होता है इस अवस्था में? नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाता है। अगर बच्चे के पिता कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि मतलब रेड लाइट जो है रोड पे है, रेड लाइट जल गया रोड पे,
तो बच्चे का पिता क्या किया, जब जला रेड लाइट तो वो क्या किया, तो तभी जो है वो रुका नहीं, तभी क्या किया, वो रुका नहीं और चलते रहा चलते रहा। क्या हुआ, तो उसको एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ, तो उसको एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें क्या हुआ, बच्चा नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक हो गया। वो बच्चा सोचेगा कि हम भी जो अगर जाएंगे, रेड लाइट जब जलेगा हम भी जाएंगे तो हमें भी खतरा का जो है सामना करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है, खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इस अवस्था में जो बच्चा तब नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक रहता है, नियम के प्रति चलता है, नियम के अनुकूल चलता है इस अवस्था में। उसके बाद नियम एवं व्यवस्था के प्रति नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह, यही बात हुआ, जागरूक और व्यवस्था के प्रति जवाबदेह। मतलब जो है नियम के विरुद्ध नहीं जाएगा। जो समाज में नियम बनाया गया है कि इस न इस हिसाब से इसे चलना है, ऐसे वहाँ ये काम करना है, इस हिसाब से ये काम करना है, तो बच्चा भी उसी हिसाब से चलेगा, न कि समाज के अनुकूल। मतलब एक तरह से समाज के जो है विरुद्ध नहीं जाएगा, समाज के अनुकूल ही रहेगा, समाज के साथ ही चलेगा। समाज में जैसा रूल रेगुलेशन है उसी हिसाब से इस अवस्था में बच्चा जो है समाज के अनुकूल है। मतलब अपने आप से जो है वो अलग से डिसीजन नहीं ले पाएगा, समाज के अनुकूल ही चलेगा। उसके बाद उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो 13 से ऊपर के जो है अवस्था है, 13 वर्ष से ऊपर, कितने वर्षों से, 13 से ऊपर। हम बताए थे पिछले जो है इसके बारे में, तो 17-18 बोले थे, तो 17-18 भी हो सकता है, लेकिन जो है जहाँ तक जो है ऊपर जो है इस उससे ऊपर भी होता है। किससे, तो 13 से ऊपर, 17-18 से ऊपर भी हो सकता है, इसीलिए 13 से ऊपर। इसको जो है अभी तक जो है प्रतिपादित नहीं किया कि कितना न कितना, इतना एज तक फिक्स नहीं हुआ है। हम अनुमान लगाए थे कि इतना न इतना एज तक हो सकता है, तो अभी जो है अनुमानित नहीं किया गया है इसको, कि कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना एज तक वो जो है अवस्था है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था के जो है कितने अवस्था हैं। तो इसमें भी 2 पॉइंट हैं, कितने, तो इसमें भी 2 उप अवस्था हैं। कौन कौन था, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। सबसे पहले बात कर ले, व्यक्ति अधिकार तथा नियमों का आदर करते हैं। व्यक्ति क्या करते हैं, अधिकार तथा नियमों का आदर करते हैं, जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, समाज के मानों और सम्मानों को आदर करता है। क्या करता है, समाज के मानों और सम्मानों को आदर करता है। जो सबके लिए मान्य है वो उसके लिए भी मान्य होगा। उसके बाद लोगों के कल्याण और बहुसंख्यकों की इच्छाओं का तर्कसंगत महत्व देती हैं। क्या करते हैं, लोगों के कल्याण और संख्याओं की इच्छाओं का तर्कसंगत महत्व देती हैं। इसमें क्या होता है, तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है किसी चीज से, तो बच्चा क्या करेगा, तो अपने अनुकूल सोचेगा, वो अपना मन से सोचेगा कि हम ये न ये करें ताकि जो है समाज को जो है समाज में लोगों को दिक्कत ना हो, अपने मन से सोचना प्रारंभ कर देता है। अधिक इसमें तो होता था जो है नियम समाज के अनुकूल चलता था। इसमें क्या हो जाता है कि समाज के अनुकूल नहीं चलता है, बच्चा खुद डिसीजन लेना प्रारंभ कर देता है कि मतलब अगर इसको उसमें मतलब सेकेंड अवस्था में उसके पापा को क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट के चलते। इसमें क्या हुआ होगा कि अगर उसके पापा को रेड लाइट जो है जला और एक्सीडेंट हो गया, तो वो चाहेगा कि इसको हम नहीं माने, रेड लाइट को उखाड़ के फेंक दें। क्या कर दें, रेड लाइट को उखाड़ के फेंक दें, मतलब जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे या कष्ट हो। वो जो है बच्चा सोचेगा कि जब समाज में हम हैं, जो समाज के रूल रेगुलेशन है, अगर किसी व्यक्ति को हानि पहुंच रहा है तो उस जो है नियम को हम क्यों माने। जैसे हिंज की दुविधा वाली कहानी आप लोग जानते होंगे कि हिंज जब जो है चोरी किया था तो उसको जो है दंड दिया गया। बच्चा सोचा कि तभी उसको दंड मिलेगा। तो जब बच्चा फिर बाद में सोचा, उस अवस्था में आएगा, जब इस अवस्था में आएगा तो बच्चा सोचेगा कि हिंज की जो है पत्नी बीमार थी, तो हिंज की जब पत्नी बीमार थी तो वो जब चोरी किया तो सही के लिए चोरी किया, इससे क्या हुआ, तो हिंज की पत्नी की जान बच गई। तो इसमें बच्चा जो है उस लेवल का सोचना प्रारंभ कर देता है उत्तर पारंपरिक अवस्था में कि किसी का भला हो तो इससे जो है चोरी या पाप नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद व्यक्ति अधिकार तथा नियमों का आदर करते हैं, जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है, जो सबके लिए मान्य होता है, उसी जो है उसी के अनुकूल चलता है। लोगों के कल्याण और बहुसंख्यकों के इच्छाओं का तर्कसंगत महत्व देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसका
आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरणा तीव्र, आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरणा तीव्र। आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार, आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार मतलब जो मन कहेगा, जो दिल चाहेगा, जो हम करेंगे वही होगा, सच है, दूसरा कोई सच है ही नहीं, जो हम बोलेंगे वही सत्य होगा और जो हम कार्य करेंगे वही सत्य होगा, वो जो है इसमें आ जाएगा। आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना मतलब अपने दिल की बातों के सुनना, न कि समाज की बातों के सुनना, ये आ जाएगा किसमें, तो ये आ जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में। किसमें, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में आ जाएगा आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार। मतलब अपने मन के बातों के अनुकूल चलना, जो सही है उसी के अनुकूल हम चलेंगे। मतलब जैसे जो है हिंज की द्विधा वाली कहानी में हिंज ने अपने दिल की सुनाई, क्या सुना, किसका सुना, अपने दिल का सुना, और उन्होंने जो है दवाई चोरी किया और अपनी पत्नी को ला के दिया ताकि उसकी पत्नी की जान बच गई। तो आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार किया। अब जो है ये चैप्टर का जो है द एंड हो गया, समाप्त हो गया। मिलते हैं अगली चैप्टर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है हमसे जुड़े रहिए, और लाइक शेयर जो है कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे जो है हमको वीडियो चाहिए, तो हम जो है अपने अंदाज में, अपने तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।